जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो, वेलकम टू पाउजर लॉ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हरियाणा एडी की परीक्षा होने वाली है, तो हरियाणा एडी की परीक्षा के लिए हरियाणा में क्या क्या हिस्ट्री के टॉपिक आने वाले हैं, उन टॉपिक के ऊपर एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं। और उन टॉपिकों को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए जो हरियाणा एडीए है, हरियाणा एडीए में यानी क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है। तो हमें कुछ बाउंड्री से रिलेटेड बातें करनी है। जो हरियाणा की बाउंड्री वो कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा होगा कि वो यूपी से भी टच हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा होगा कि वह दिल्ली से भी टच हो रही है। और आपको एक स्थान है जो मैंने लोकेशन ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है इसमें, पानीपत। आपने सुना होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। अर्थात मैं पानीपत के युद्धों को छोड़कर अन्य कोई बात करता हूं तो उस बात को थोड़ा सा मध्य नजर में रखना है। यानी मैं बात बेटा किसकी कर रहा हूं? दिल्ली सल्तनत की कर रहा हूं, दिल्ली सल्तनत की कर रहा हूं। और मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? यानी मुगल साम्राज्य की कर रहा हूं। दिल्ली सल्तनत हो या मुगल साम्राज्य हो या इसके बाद जो अंग्रेज लोग भारत में आए हैं उन्हों का शासन रहा है या उनकी बात हो, तो यह दिल्ली सल्तनत से पहले बेटा हम किसकी बात करते हैं? यानी मुस्लिम शक्ति। हम किसकी बात करें? मुस्लिम प्लस जो हिंदू शक्ति हुई है, यानी इनके बीच में जो युद्ध हुए हैं कुछ, उनको लेकर थोड़ा सा आपको समझाना है। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ, ये सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात बेटा बिल्कुल भी नहीं है। पानीपत का सेकेंड युद्ध कब कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आपको जानना यह उचित होगा कि ये जो युद्ध है पानीपत का ये युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ है, पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ ये क्यों हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड युद्ध पानीपत में क्यों हुआ ये पता होना चाहिए। फिर थर्ड युद्ध पानीपत का ही क्यों हुआ पानीपत में, ये पता होना चाहिए। फिर आपने एक बेटा जगह का नाम सुना होगा, चंदेरी। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? एक चंदेरी की बात कर रहा हूं, चंदेरी जगह का नाम सुना होगा। और एक मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? एक आपने कन्नौज का नाम सुना होगा। तो ये जो क्षेत्र में बेटा आपको बता रहा हूं, ये वो क्षेत्र हैं जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र हैं। यानी 20-50 किलोमीटर का आज आपको दायरा लगता होगा, लेकिन ये दायरा नहीं होता है। ये उस समय यदि हम बात करें, हरियाणा का तब अस्तित्व तो नहीं था, तो उस समय ये सब चीज क्या था? पहले ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था, उसके बाद ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने लगा, उसके बाद ये सारा डायनेस्टी जो है ये किसके अंतर्गत आने लगी है? ये अंग्रेजों के अंतर्गत आने लगी है। तो अब आपको जानना है कि सर हरियाणा के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहे हैं युद्ध? क्योंकि जो भी युद्ध हुए हैं वो मोस्टली हरियाणा में ग्रसित हुए हैं, यानी हरियाणा में ही हुए हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है बेटा, जो आपको हरियाणा में युद्धों का कारण जानना है, उसके सबसे पीछे का कारण ये है कि हरियाणा हमारा एक बाउंड्री था। हरियाणा क्या था? एक बाउंड्री था। यानी दिल्ली सल्तनत का जो बाउंड्री माना जाता था नॉर्थ में, वो हरियाणा माना जाता था। तो वहां यदि कोई भाई अटैकर्स आ रहा है तो उस अटैकर्स को रोकने के लिए हम अपनी सीमा पर ही पहुंचते थे, तो वहां पर युद्ध होता था। सीमा में घुसने से पहले ही उसको सीमा पर ही चुनौती दी जाती थी ताकि वो सीमा में प्रवेश ना कर पाए। इसी के साथ साथ आपको पता चल गया कि पानीपत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हरियाणा के लिए। पानीपत से बेटा रिलेटेड जो भी फाइट्स है, पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, ये तीनों युद्ध आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी 1526 की जो फाइट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1556 की फाइट, 1761 की फाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके साथ आपको यहां कुछ टॉपिक्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करना है बेटा। यदि मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बेटा यदि बात करी जाए तो दिल्ली सल्तनत में यानी 1200 कहां से बेटा? 6 से 1526 तक, लगभग में यहां 320 वर्षों तक, लगभग में ये जो 320 वर्ष हैं, इन 320 वर्ष में कितने वंशों ने शासन किया बेटा? यहां पर 5 वंशों ने शासन किया। ये आपको पता होना चाहिए। वो 5 वंश कौन कौन से हैं? ये पांचों वंश यानी हरियाणा के इतिहास से संबंधित हैं। इन 5 वंशों से भरोसा है मुझे पूरा कि हरियाणा
एडीए का जो परीक्षा है उसमें क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट बेटा आप मैं बात कर रहा हूं मुगल साम्राज्य की। ये जो बेटा मुगल साम्राज्य है, आपको मुगल साम्राज्य में लगभग में यानी जो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती शासक हैं, तो आपको उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रारंभ के जो शासक हैं जैसे कि बेटा बाबर हो गया, बाबर के बाद हुमायूं हो गया, हुमायूं के बाद जहांगीर हो गया। तो यहां जो स्टार्टिंग के लगभग में ये शासक है यानी बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर और बेटा शाहजहां, ये जो आपके शासक हैं आपको यहां स्टार्टिंग के 5 से 6 शासक तैयार करने हैं। लास्ट के शासक को आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के जो शासक रहे हैं उन्होंने अपना एक भौतिकवादी जीवन जिया है, अपने शासन को किस तरीके से विस्तार करना है उसको मद्देनजर में नहीं रखा है, बल्कि अपनी जो भोग विलास का जीवन है इसको कैसे पूर्ण करना है उसमें रखा है। तो आपको लास्ट वाले शासकों को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपके स्टार्टिंग के जो शासक हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहां तक आपके लिए ये 6 शासक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। मुगल से आपको यह तैयार करना है, और दिल्ली सल्तनत से जो बेटा आपको तैयार करना है, यानी यहां दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूं, यहां 5 डायनेस्टी होती है। सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आएगी बेटा? गुलाम वंश आता है, उसके बाद में एक खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद में एक तुगलक डायनेस्टी आती है, नेक्स्ट बेटा एक डायनेस्टी होती है सैयद, उसके बाद में एक डायनेस्टी आती है लोधी। तो ये 5 डायनेस्टी हैं बेटा। इन 5 डायनेस्टी को यदि पढ़ेंगे तो 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि डायनेस्टी का एक एक शासक अपना आप में बहुत महत्व रखता है। लेकिन हमें 15 दिन नहीं लगाने, हमें तो मुश्किल से 4 से 5 घंटे में इन डायनेस्टी को खत्म करना है, क्योंकि पेपर बहुत अधिक दूर नहीं है, पास नहीं है। तो इसीलिए यहां आपको कौन कौन से वो शासक हैं इन सभी डायनेस्टी के एक बार बेटा ध्यान देना है। जैसे हम गुलाम वंश की बात करते हैं तो यहां आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आपको एक शासक है इल्तुतमिश, आपको एक इल्तुतमिश पढ़ना है। इसके बाद में इसकी बेटी शासिका बनी है, इसका नाम है रजिया सुल्तान को बेटा पढ़ना है, और यहां पर आपको बलबन को पढ़ना है। वैसे यदि मैं बात करूं गुलाम वंश में शासकों की बेटा लगभग में 15 से 16 शासक हुए हैं, परंतु आपको इन 4 शासकों में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 99.9% जो क्वेश्चन आएगा वो इन 4 शासकों से आएगा। यदि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से क्वेश्चन बनता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आएगा, इल्तुतमिश से आएगा, रजिया सुल्तान से आएगा और बलबन से आएगा। नेक्स्ट यदि खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का आपको संस्थापक पता होना चाहिए, कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। संस्थापक के बाद में आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होना चाहिए। ओनली आपको खिलजी वंश में एक शासक बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका नाम क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से पढ़ना है, बट इसका फाउंडर भी आपको तैयार होना चाहिए सभी वंशों का। तुगलक वंश में बेटा एक शासक है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरे शासक का नाम है FST। आपको सभी इन 5 वंशों के फाउंडर पता होने चाहिए, और फाउंडर के साथ में इनके मुख्य यानी जो राजा रहे हैं। जैसे कि हमारा MBT मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत प्यारा शासक रहा है, लेकिन हमेशा एक अच्छा व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सभी नीतियां अच्छी नहीं हो सकती। तो वैसे ही ये MBT के साथ में हुआ है। MBT ने देश का मतलब किसका बेटा? दिल्ली सल्तनत का सर्वांगीण विकास करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स ऐसी चलाई हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी प्लानिंग्स थी, और उन प्लानिंगों को आज भी मद्देनजर में रखकर भारत सरकार की पॉलिसियां बनाई जाती हैं। परंतु वो MBT शासक उन्हीं पॉलिसी के साथ कारण क्या कहलाता है? रक्त पिपासु कहलाता है, सनकी कहलाता है, पागल कहलाता है। लेकिन उनकी पॉलिसी क्यों इंप्लीफिकेशन सही, उनकी पॉलिसियों का जो इंप्लीफिकेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाया, या उस समय की जो सिचुएशन थी वो क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्या था उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि बेटा MBT से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और मैं नेक्स्ट क्लास में MBT के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं। और इसके साथ ही आपको जो FST है, FST के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज आपने देखा होगा कहीं केले का बाग लगा होता है, कहीं आम का बाग लगा होता है, तो कहीं लीची का बाग लगा होता है। तो जो फिरोज शाह तुगलक है ये बागों को लगाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। इन्होंने
इन्होंने अपने शासनकाल में लगभग में 1000 से ज्यादा बाग लगवाए थे। और बाग का मतलब बेटा यह कतई नहीं है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि 2 4 10 पेड़ लगा दिए एक बाग होया। बाग जो इन्होंने लगाए थे वो हजारों एकड़ के बाग हुआ करते थे। यानी एक ही बाग में मान के चलो कि 10 20 30 हजार पेड़ लगाए जाते थे। सैयद वंश में बेटा यह कोई ऐसा शासक नहीं है जो आपको पढ़ाने के लायक हो या आपके एग्जाम में हो, या आप स्किप कर सकते हो। लोधी वंश में बेटा आपको यहां सिकंदर लोधी पढ़ना है, सिकंदर लोधी पढ़ना है। और उसके बाद आपको इब्राहिम लोधी पढ़ना है। तो ये आपको लग रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में लगभग 50 शासकों में मैं आपको मात्र ये 8-10 शासकों के बारे में पूरा दिल्ली सल्तनत फिनिश कर दिया हूं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 99.9% यदि क्वेश्चन आएगा तो यहां से ही आएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का पेपर हुआ है, उससे पहले राजस्थान का पेपर हुआ था, अब हरियाणा एडीए का पेपर आ रहा है, उसके बाद में आपका यूपीएपीओ का पेपर आएगा। तो जितने भी बच्चे जो एग्जाम दे के आ रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि सर जो बता रहे हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उन टॉपिक से बाहर नहीं आ रहा है। तो वही आपको मैं फिर पुनः बता रहा हूं, इन दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी से आपको मात्र 8-10 शासक तैयार करने। कौन कौन तैयार करना है रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक तैयार करना है, इल्तुतमिश तैयार करना है, रजिया सुल्तान तैयार करना है, बलबन तैयार करना है, सिकंदर लोधी तैयार करना है, इब्राहिम लोधी तैयार करना है, एमबीटी तैयार करना है, एफएसटी तैयार करना है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तैयार करना है। यदि आपने इतने शासक को तैयार कर लेते हैं तो भारत में लगभग में जो 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत ने जो शासन किया है, 320 वर्षों का जो शासन है, ये आपके 8-10 शासकों में फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो ये प्रयास करेंगे कि इन शासकों का जो कार्य कराए गए हैं या इन शासकों ने जो जो पॉलिसी चलाए हैं उन पॉलिसी के बारे में बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.